अच्छा, जो कल टॉपिक हम पढ़ रहे थे, आगे इसको आज कंटिन्यू कर लेते हैं। आज सारी चीजों को हमने साथ पढ़ना है, क्योंकि हमने पहले इंडिविजुअल चीजें पढ़ रहे थे। आज सब हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। तो देखें, वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विद हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अच्छा, वोल्टिक सेल के अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे में रिडक्शन। हर हाफ सेल में क्या होता है, मेटल की प्लेट होती है। मेटल की प्लेट होती है जिसको हम डिप करते हैं उसके अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अगर कॉपर की प्लेट है तो उसको कॉपर सल्फेट में डिप कर देंगे और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। अगर जिंक की प्लेट है तो उसको जिंक सल्फेट में डिप कर देंगे, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। अच्छा, अब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को ड्राई करवाती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है। कहां से? एनोड से। और वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से जो निकलते हैं एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए कैथोड की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ है थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, तो वोल्टिक सेल के अंदर जो दो हाफ सेल्स हैं उनके बीच में एक साल्ट ब्रिज भी लगी होती है। साल्ट ब्रिज जो सर्किट को कंप्लीट करती है। पोटेशियम क्लोराइड जेल की बनी हुई है या सोडियम नाइट्रेट की बनी होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की होती है। अच्छा बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज शुद्ध नहीं आ रहा है ना? आवाज क्लियर है? अच्छा, तो चलिए, साल्ट ब्रिज है। जो साल्ट ब्रिज है वो पोटेशियम क्लोराइड जेल का बना हुआ है, सोडियम नाइट्रेट का बना हुआ है, सर्किट को कंप्लीट करेगा। उसका काम है आयन को ट्रांसफर करना, आयन को ट्रांसफर करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे और सॉल्यूशन को मिक्सिंग से बचाएगा। अच्छा, अब आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कल हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड पैदा होता है बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन, मेटल एंड इट्स ओन आयन having concentration 1 molar at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं वो कहलाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका मतलब है जो मेटल की राड होगी, मेटल की प्लेट होगी, उसको हम डिप करेंगे किसके अंदर? उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। अगर कॉपर की प्लेट है तो कॉपर सल्फेट में, जिंक की प्लेट तो जिंक सल्फेट। अच्छा, अब आती है किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते। मतलब सिंगल एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर नहीं करेंगे। अकेले जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं होगी, अकेले कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं होगी। जब तक किसी उसी को कंपेयर करेंगे किसी एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्डाइज किया गया, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हो, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स की गई हो। याद कर लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अकेले एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं हो सकती है। फिर क्या करते हैं हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए उसको हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या है?
उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड है 0.0 वोल्ट रखी हुई है, अलग है नहीं है, मगर हमने उसकी स्टैंडर्ड तय की है कि भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 है। और फिर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी है उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, अगर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगी, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो वो ऑक्सीडाइज होता है, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होती है वो रिड्यूस होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो टाइप की है, एक होती है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, एक होती है रिडक्शन पोटेंशियल, जब रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है तो उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और जो स्टैंडर्ड है वो रिडक्शन पोटेंशियल। आपको एग्जाम के अंदर दी जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को आपने देखना है, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, या जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है वो ऑक्सीडाइज हो, और जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल प्लस की है वो रिड्यूस हो, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम जो पढ़ रहे थे पहले, वो पढ़ रहे थे जिंक और कॉपर के बारे में। पहले जिंक को हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया। देखो, जिंक को कंपेयर किया था हाइड्रोजन के साथ हमने, और उसके बाद कॉपर को हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया था। इधर देखो, मैंने आपको तीन एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ाई थी बेसिकली। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, देखो जिंक आयंस हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिंक सॉलिड बन गया। हाइड्रोजन आयंस हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, और हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन को हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जब दो एलिमेंट को आप कंपेयर करोगे, दो एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका एक वोल्टिक सेल बनाएंगे, तो एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसके अंदर होगी? ऑक्सीडेशन हमेशा उसके अंदर होती है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और किसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? उस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। तो अब देखो, जिंक की माइनस की है तो जिंक की वैल्यू कम है और हाइड्रोजन की ज्यादा है इसकी, तो इस तरह होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अच्छा, तो आपको ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें दो एलिमेंट्स की कंपैरिजन होगी, दो एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें ऑक्सीडाइज कौन होगा। तो याद कर लो, ऑक्सीडाइज वही एलिमेंट होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी, या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो होगी वो ऑक्सीडाइज। तो देखो, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा। तो जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। देखो, जिंक सॉलिड, जिंक आयन बन गया, दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज कर,
अब जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक में देखो ऑक्सीडेशन हो रही है, और हाइड्रोजन के अंदर क्या होगी, रिडक्शन होगी। हाइड्रोजन गैस बन गई, इसके अंदर रिडक्शन हुआ। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो जाएंगी। 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कट गए। जिंक सॉलिड प्लस हाइड्रोजन आइंस, जिंक आइंस प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब आते हैं कि वोल्टिक सेल जो है, जो हमने ये वोल्टिक सेल बनाया है, उसके अंदर वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, जो वोल्ट मीटर है वो कितनी पोटेंशियल शो करेगा। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या होगी, इसकी वैल्यू, ई सेल की वैल्यू क्या होगी। तो ई सेल निकालने का फार्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। भाई कैथोड पर कौन गया, कैथोड पर गई हाइड्रोजन, ये कैथोड है और ये एनोड है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो कैथोड पर गया हाइड्रोजन माइनस ये फार्मूले का। अब एनोड पर कौन गया, जिंक गया है, एनोड पर गया है जिंक। तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कौन सी है, माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी एनोड से और एक्सटर्नल सर्किट के जरिए वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएंगे, तो पोटेंशियोमीटर आपको रीडिंग इतनी बता देगा। अच्छा, ये रीडिंग किसकी होगी, ये जिंक की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू 0 रखी है हमने। ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये जिंक की क्या है, क्योंकि जिंक एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ई ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई जिंक टू जिंक आइन 0.76 वोल्ट है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जिंक से जिंक आइन बन रहा है, जिंक से जिंक आइन बन रहा है। अगर ई जिंक आइन से जिंक मेटल हो तो इसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी। देखो ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस वैल्यू को देखो, जिंक से जिंक आइन बन रहा है और यहां जिंक आइन से जिंक मेटल बन रहा है, और इसकी जवाब होगी माइनस की, इसकी प्लस। अच्छा, इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, देखो इसको इससे लिखोगे आप, हाइड्रोजन गैस जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे प्लाटिनम की प्लेट है। अब देखो हाइड्रोजन गैस अपने पढ़ाया था ना, कि कल आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो प्लाटिनम प्लेट का बना होता है, प्लाटिनम की प्लेट होती है और जिसके ऊपर कोटिंग हाइड्रोजन की होती है। प्लाटिनम प्लेट है जिसके अंदर कोटिंग जो करते हैं वो हाइड्रोजन की होती है। प्लाटिनम प्लेट है जिसके अंदर मुसलसल हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं, ताकि प्लाटिनम प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए। तो देखो ये हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और ये प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड है। इससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, और ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज इसको बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। जिंक सॉलिड है, इसमें लिखने में थोड़ा
इसको मिटा देते हैं थोड़ा लिखने में। इसको लिखना इस तरह था कि जिंक सॉलिड है, ऑक्सीडाइज हो गया जिंक आयन, और जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है ये 1 मोलर है। ये साल्ट ब्रिज है, दो लाइनें। अच्छा, ये जो एक लाइन है, ये जो एक लाइन है ये फेस के लिए दी गई, फेस चेंज के लिए। इसका फेस चेंज हो गया, इसका फेस क्या हो गया, चेंज हो गया, सॉलिड से आयन बन गया। ये जो एक लाइन है ये फेस चेंज के लिए, और दो लाइनें साल्ट ब्रिज के लिए। दो लाइनें जो लगी हुई है साल्ट ब्रिज है। अच्छा, ये बता रही है कि जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन गया। जिंक सॉलिड से क्या बन गया, जिंक आयन, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन आयन की तरफ जा रहा है। ये हाइड्रोजन आयन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इसका फेस चेंज हो गया, इसका भी फेस क्या हो गया, चेंज हो गया। किसमें तब्दील हो गया, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो इसके अंदर देखो ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक 0 से जिंक आयन ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन, और वो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हाइड्रोजन आयन की तरफ। और हाइड्रोजन आयन्स उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें तब्दील हो गया, हाइड्रोजन गैस के अंदर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है ये। तो ये फेस चेंज के लिए। ये जो सिंगल लाइन लगी हुई है फेस चेंज के लिए है, और जो डबल लाइन है ये साल्ट ब्रिज को शो करती है। जो डबल लाइन से ये साल्ट ब्रिज के लिए है। अच्छा, अब आते हैं कॉपर आयंस। दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल में तब्दील हो गया, और कॉपर की रिडक्शन 0.34 वोल्ट है। और हाइड्रोजन आयंस हैं ये, दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो गई। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। अच्छा, अब देखो कॉपर आयन से कॉपर मेटल बन गया, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस। अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, दो एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिसकी कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। देखो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो ऑक्सीडाइज होगा। अब लो हाइड्रोजन की है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस्ड होगा। तो इस तरह आपको दो एलिमेंट का पेयर दिया जाएगा, दो एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल का पेयर दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो वोल्टिक सेल बनेगा उसकी ईएमएफ कितनी होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी होगी, और उसका पूरा रिएक्शन लिखना है आपने। तो आप देखो, इसमें आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करना है और कॉपर को रिड्यूस करना है। हाइड्रोजन इसलिए ऑक्सीडाइज हो रही है, हाइड्रोजन की वैल्यू कम है कॉपर के मुकाबले। तो अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन का रिएक्शन रिवर्स हो गया। देखो हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या हुआ, रिवर्स हुआ। ऑक्सीडाइज कौन हो गया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आयंस बन गए, दो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं,
तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन में हो रही है। अच्छा, इसका मतलब इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे अब। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन इस रिएक्शन के अंदर, और कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कॉपर के अंदर रिडक्शन हो रही है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनको ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए। हाइड्रोजन प्लस कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस कॉपर 0। अच्छा, अब अगर इसकी ई सेल निकालोगे, ई सेल, इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो रिएक्शन को ड्राई करवाएगी, ई सेल। अच्छा, ई सेल निकलती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, कैथोड पर कौन गया है? कैथोड पर गया है कॉपर, जिसमें रिडक्शन हुई है। एनोड पर कौन गया है? जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है। तो कैथोड का मतलब है, आपको कॉपर की वैल्यू पहले रखनी है 0.34 माइनस एनोड पर कौन गया है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो जवाब क्या आएगा? 0.34 वोल्ट। जवाब क्या आएगा? 0.34 वोल्ट आएगा। जो को जवाब आया 0.34 वोल्ट। अच्छा, ये कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल होगी। क्या होगी कॉपर की? ये कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34। क्योंकि हाइड्रोजन तो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया था हमने, हाइड्रोजन को तो हमने कंपैरिजन के लिए यूज किया है। हाइड्रोजन खुद की वैल्यू हमने 0.0 रखी हुई है। इसका मतलब है ई सेल जितना भी पोटेंशियल शो कर रहा है वो कॉपर का है, वो कॉपर के खाते में आएगा। और कॉपर की कौन सी वैल्यू है? कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है। जो इलेक्ट्रोमोटिव जो सेल की वैल्यू है, जो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आई है 0.34 की, वो समझे कॉपर की वैल्यू है। और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर कॉपर के आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी 0.34 वोल्ट। तो याद कर लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली जाती है। और हाइड्रोजन को मानते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन को माना जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपको हाइड्रोजन से कंपेयर ही करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 2-3 चीजें आपको देखनी होंगी। एक तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है, याद कर लो, क्योंकि साल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछा जाता है। साल्ट ब्रिज का काम अभी मैं आपको समझा देता हूं इसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। अच्छा, तो एक और सेल बनाते हैं, एक और वोल्टिक सेल, कॉपर और जिंक का। जिंक आइंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जिंक सॉलिड बन
इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। इसके जोड़ में दिया गया कॉपर, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। समझे, ऐसे ही दो एलिमेंट की आपको रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी और आपको कहा जाएगा इनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। हाँ, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन वो होगा जिसके अंदर जिसकी वैल्यू कम हो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, वो ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन इसमें होगा जिसमें द एलिमेंट with low value of reduction potential will oxidize and act as reducing agent lose electron, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। द एलिमेंट with high value of reduction potential will reduce and act as oxidizing agent, एक कर देगा ऑक्सीडाइज, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अब देखो जिंक की वैल्यू कम है तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो गया, जिंक का रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स में जिंक लूज करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और ये कहां पे चला जाएगा, एन नोड पर जाएगा, जिंक जाएगा एन नोड पर। देखो जिंक कहां पे जाएगा, एन नोड हो जाएगा और एन नोड पर वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करेगा और उसमें ऑक्सीडेशन होगी, वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर जो होगा आयन से दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर 0 हो गया। इसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है और ये कैथोड हो जाएगा। अच्छा, अब इनको आप ऐड करोगे, अगर ऐड करोगे इन दोनों रिएक्शन को तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें कट के जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयंस, जिंक देखो सॉलिड है, कॉपर के आयन से क्या बन जाता है, जिंक के आयन बन जाते हैं और कॉपर सॉलिड बन जाता है।
इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद खुद हो जाएगा। अब इसकी ई सेल निकालोगे तो ये होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, कैथोड पर क्या है कापर, कापर की वैल्यू है 0.34 माइनस एनोड पर क्या है जिंक जिसकी वैल्यू है -0.76। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, तो 0.34 प्लस 0.76 तो जवाब आएगा 1.1 वोल्ट। तो पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा 1.1 वोल्ट। तो इस तरह का ये बनेगा। देखो देखो जिंक की ये रॉड है और इसको डिप करते हैं हम। किसके अंदर? 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में जिंक आयंस भी हैं, सल्फेट आयंस भी हैं। देखो जिंक सल्फेट में जिंक आयंस भी हैं, सल्फेट आयन भी हैं। जिंक आयन भी 1 मोल है, सल्फेट आयन भी 1 मोल है। जिंक के ऊपर +2 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। ओवरऑल न्यूट्रल होगी। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल है क्योंकि +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी साइड पर कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये जिंक की रॉड है और वो कॉपर की रॉड है। इस कॉपर की रॉड को डिप किस में करेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जिसके अंदर कॉपर आयंस भी हैं और क्या है सल्फेट आयंस भी हैं। अच्छा, यहां पे लगी हुई साल्ट ब्रिज। जो बनी हुई है केसीएल की, जेल की। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल सर्किट है, यहां पे लगा हुआ वोल्ट मीटर। जो रीडिंग कितनी बता रहा है? 1.1 वोल्ट। अच्छा, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक। देखो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले हैं, इलेक्ट्रॉन देखो जिंक से निकल रहे हैं। किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉपर की तरफ। जिंक एनोड है और कॉपर क्या है? कैथोड है। अच्छा, अब क्या होगा? ये जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होगी। देखो जिंक की जो रॉड है ऑक्सीडाइज हो जाती है। किसमें? जिंक आयंस में। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो जिंक आयंस है वो बढ़ जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा? जिंक आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। देखो एनोड के कंपार्टमेंट में जिंक आयंस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे जिंक आयंस? क्योंकि जिंक की जो रॉड है, ये जिंक की रॉड, ये क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। इसमें तब्दील हो रही है जिंक आयंस। तो यहां पे जिंक आयंस बढ़ गए।
तो जिंक आयन को न्यूट्रल कौन करेगा? जिंक आयन पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल कौन करेगा? नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब है जो क्लोराइड आयन्स होंगे वो इधर करेंगे। जो क्लोराइड आयन्स है वो यहां पे मूव करेंगे, क्लोराइड आयन इधर मूव करेंगे। क्यों मूव करते हैं क्लोराइड आयन? जिंक आयन को न्यूट्रल बनाने के लिए, जिंक आयन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में जिंक आयन्स बढ़ गए। पहले जिंक आयन और सल्फेट आयन बराबर थे, मगर जैसे रॉड ने ऑक्सीडाइज होना शुरू किया, ये रॉड ने जिंक आयन्स को खारिज किया, इस रॉड ने जिंक आयन्स को क्या किया? खारिज किया। तो जिंक आयन्स गए सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन में जिंक आयन्स की तादाद बढ़ने लगी, तो उनको न्यूट्रल कौन करेगा? ये नेगेटिव आयन्स। अच्छा, इधर क्या है? कॉपर आयन्स और सल्फेट आयन बराबर है, मगर यहां पे क्या हो गया? यहां पे ये हुआ कि कॉपर आयन्स रिड्यूस होना शुरू हो गए। कॉपर आयन्स क्या हो गए? जो कॉपर आयन्स सॉल्यूशन के अंदर थे, ये वाले कॉपर आयन्स, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें तब्दील हो गया? कॉपर मेटल के अंदर। तो ये कॉपर आयन्स कम हो गए, केटाइन कम हो गए, नेगेटिव आयन बढ़ गए। तो इधर कौन से आयन बढ़ गए? यहां पे सल्फेट आयन का इजाफा हो गया, यहां सल्फेट आयन में इजाफा हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉपर आयन्स रिड्यूस हो गए। कॉपर आयन्स रिड्यूस होकर किस में तब्दील हो गए? कॉपर मेटल के अंदर। कॉपर मेटल बन गया और कॉपर के ऊपर चार्ज खत्म हो गई, तो उसका मतलब है सल्फेट आयन बढ़ गए। तो सल्फेट आयन को न्यूट्रल कौन करेगा? पोटाशियम आयन। एक थ्योरी ये है, एक थ्योरी ये है। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये है कि यहां पे जो सल्फेट आयन बढ़े हैं, जहां पे जो सल्फेट आयन बढ़े हैं, नेगेटिव आयन, वो आयन ट्रांसफर होंगे इधर और जाकर जिंक को न्यूट्रल करेंगे। एक थ्योरी ये भी है, मगर जो हमारी बुक में एरो के निशान से पता चल रहा है कि क्लोराइड जो आयन्स हैं वो इधर मूव करेंगे और पोटाशियम आयन्स इधर मूव करेंगे, उनको न्यूट्रल कर देंगे। तो ये साल्ट ब्रिज का देखो फंक्शन है। खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, तो क्लास आज कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का आज हमारा पहला क्लास है और इसमें हम जो है तो आज हमारा जो पहला क्लास होगा बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा और बायोमॉलिक्यूल्स हम जो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे। पीएमसी के सिलेबस के अंदर जो गिवन टॉपिक है, बिकॉज ये हाफ पीईटी का सेशन है, तो जो सिलेक्टेड टॉपिक होंगे, सिलेक्टेड टॉपिक जो पीएमसी के सिलेबस में रखे गए हम उनको सीखेंगे। तो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में भी जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को हम सीखेंगे। पीएमसी के सिलेबस को हम सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है उनके जैसे ये जितने भी दिए गए हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से, जैसे स्लाइड में बोर्ड नोट एंड थैंक यू। बायोमॉलिक्यूल्स को हम सीखेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर हमें सीखना सबसे पहली डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की है। जैसे हमारे एससीबी बुक के अंदर बायोकेमिस्ट्री एक डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिकल बेसिस का मतलब है या लाइफ या लिविंग थिंग्स, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ये है कि सेल के बाद जैसे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद जैसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के बाद जैसे एक लाइक यकीनन एक ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। सारे सिस्टम आपस में मिलकर मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स की जो लेवल होती है, जैसे ऑर्गेनिज्म की लेवल होती है, जैसे आप देखेंगे सेल के बेसिस पे भी है एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर। जैसे सेल के बेसिस के हवाले से क्या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है, जैसे बैक्टीरिया है या जैसे आपके प्रोटोजोन्स है, ये सब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग आर मल्टी सेल्यूलर, मैमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। चाहे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्यूलर, अल्टीमेटली हम देखेंगे इनका जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जो आपने मेनी टाइम ऐसा लफ्ज सीखा होगा, पढ़ा होगा, सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के अंदर जिस तरह से कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स है, अगर सेल की अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो इसके अंदर कौन कौन से जो है मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज सेल का जो सेल इज नथिंग बट इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर भी केमिकल्स मौजूद है। तो ये सेल के अंदर कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सीखेंगे। मोरओवर जैसे आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी फास्फोलिपिड प्रोटीन्स और इस तरह से थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी किसी न किसी चीज के बायो मॉलिक्यूल जरूर होंगे। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो सेल को हम देखते हैं कि सेल किस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं।
अगर जस्ट सेल को देखा जाए तो इसके लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉट नोन। एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉट नोन। क्यों नहीं नॉट नोन? क्यों नहीं? बिकॉज जब भी इसकी एनालिसिस करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में बड़ी चेंजेस आ जाती है, इस वजह से कोई एग्जैक्ट नेचर का एग्जैक्टली कि भाई ये प्रोटोप्लाज्म नहीं मालूम। पर उसके लिए एक आसान सी ट्रिक ये है, साइंटिस्ट ने मालूम किया है कि 70 to 90% जो है वाटर है। 70 to 90% वाटर है। अगर इसी वाटर को जो एवापोरेट किया जाए, the remaining mass is called the dry weight of the cell. Remaining mass is called the dry weight of the cell. इसे कहेंगे dry weight of the cell. Remaining mass is called the dry weight of the cell. अब इस dry weight of cell की केमिकल एनालिसिस की जा सकती है। जब केमिकल एनालिसिस की जाती है तो पता चला कि इसके अंदर तो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद है। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं? जिसमें वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ये सब मिलकर जो है बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल की एक छोटी सी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय synthesized by living cells are called बायोमॉलिक्यूल। लिविंग सेल्स के अंदर जो ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो बनते हैं, जाहिर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, तो उन्हें कलेक्टिवली हम कहेंगे ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर 6 एलिमेंट्स सबसे ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल 6 एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये 6 एलिमेंट्स तकरीबन 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट करते हैं। 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स ये 6 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। पुराना एक एसटीपी बुक था, उसके अंदर इनकी डिटेल थी कि हर एक एलिमेंट का क्या रोल है, पर न्यू बुक के अंदर इसकी कोई डिटेल वगैरह नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा ही न्यू है, पुराना तो जाहिर है कहानी खत्म हो गई। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। तो इसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो मौजूद है, जैसे 1:2:1 की सूरत में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस तरह से जितने भी ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इन 6 एलिमेंट्स का तकरीबन 98% मौजूद है। 98% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर है। तो अब हम एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल हमारे बुक के अंदर। एक बहुत ही जैसे इम्पोर्टेंट जो है चार्ट मौजूद है, जिसके अंदर आप देखेंगे बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल है। पहली हेडिंग है जैसे बायोमॉलिक्यूल कौन कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, और एक कॉलम के अंदर आप देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल का परसेंटेज बताया गया है, परसेंटेज है, और मैमेलियन सेल का भी परसेंटेज बताया गया है। तो उसके अंदर जैसे सबसे ज्यादा जैसे पार्ट आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों के अंदर चाहे मैमेलियन सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, उसके अंदर 70% है। मैमेलियन सेल के अंदर भी 70%। उसके बाद जैसे अगर प्रोटीन पार्ट को देखेंगे तो प्रोटीन जो है इधर जो 15% है और इधर जो है 18% है। इस तरह से एक चार्ट मौजूद है, और इसमें प्रोटीन के बाद जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद एक लिपिड्स को देखेंगे, लिपिड्स के बाद जैसे हम न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डीएनए का अलग पार्ट है और आरएनए, बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है।
तो एक लफ्ज आया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एक लफ्ज है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें बेसिक एलिमेंट कार्बन हो कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, C6H12O6, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये प्रोटीन भी ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक है, लिपिड्स भी ऑर्गेनिक है, न्यूक्लिक एसिड भी ऑर्गेनिक है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी ऑर्गेनिक है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसे ये ऐसी एसोसिएशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को देखा जाए H2O, ये इनऑर्गेनिक है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है पर कार्बन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक चार्ट को देखेंगे और उसमें हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। आप अपनी बुक के अंदर जो चार्ट किया गया है उसको चार्ट को जरा देखें, ओपन करें यासिन साहब। तो ऐसा चार्ट मौजूद है, इसके अंदर दो किस्म के पैटर्न है। वो क्वेश्चन के पैटर्न सीखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आ सकते हैं। तो इसमें ये जो चार्ट दिया गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स, उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन है। एक सवाल होता है द मोस्ट एबेंडेंट, एबेंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा। द मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सेल, द मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल इज, ऑप्शन आएंगे वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, या कौन सा हो सकता है। अगर हम मोस्ट एबेंडेंट देखते हैं सबसे ज्यादा तो वाटर है, सबसे ज्यादा तो वाटर 70% है, तो उसका जवाब होगा वाटर। दूसरा इसमें सवाल होता है द मोस्ट एबेंडेंट, है तो आसान सा ही टॉपिक है, क्रेमिंग टाइप का सवाल है, पर एक पैटर्न आप जरूर सीखें। द मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक, लफ्ज जब ऑर्गेनिक यूज होगा तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक वाटर नहीं होगा। फिर उसके अंदर ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन का जैसे प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियम के अंदर 15% है और यूकैरियोटिक या मैमेलियन सेल के अंदर 18% है। ऑर्गेनिक लफ्ज पूछा जाएगा तो यकीनन जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये बायोमॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं। इसी तरह से एक तीसरा सवाल पैटर्न आप सीखने की कोशिश करें। ओवरऑल अगर पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड का रेशियो क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये 1 और 6, डीएनए 1%, आरएनए 6% होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 0.25 एंड 1.10% कलेक्टिवली। अगर सिर्फ पूछा जाए कि डीएनए का रेशियो क्या है, तो डीएनए आप जस्ट 1% बताएंगे, आरएनए का रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, तो आप बताएंगे 6%। तो इस तरह से जो है ये 2-3 क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं इस चार्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्रेमिंग जरूर है पर उसके अंदर थोड़ी सी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने की जरूरत होती है, और चेक करें, नोट करें कि आपसे सवाल कौन सा पूछा गया है, उसको जरा थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा एंट्री टेस्ट की हाफ एंट्री प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चन के पैटर्न हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक पैटर्न था कि द मोस्ट एबेंडेंट कौन से है, द मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड का रेशियो क्या है, या जस्ट डीएनए या जस्ट आरएनए, तो उसका रेशियो क्या है। होपफुली आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट किया होगा। इस तरह से सवाल आ सकते हैं। अब हम जैसे देखेंगे कि ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं, यू नो वेरी वेल, ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बिगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बनने का जो अमल होता है, बिगर मॉलिक्यूल्स के बनने का जो अमल होता है, तो उसे क्या कहेंगे, और बिगर मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट पे आते हैं कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर भी कहते हैं इनको। और पॉलीमर्स जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, बिग साइज होते हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल हैं। तो ये किसके बने होंगे, सिमिलर मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से बने होंगे। सिमिलर मॉलिक्यूल्स
ऐड होते जाएंगे तो एक बिगर मॉलिक्यूल और लार्जर मॉलिक्यूल बनेगी। और इसी तरह से कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये टूटते हैं मोनोमर्स के अंदर, स्मॉलर मॉलिक्यूल से। स्मॉलर मॉलिक्यूल बेसिक यूनिट उसे हम कहेंगे मोनोमर, बेसिक यूनिट को कहेंगे मोनोमर, स्मॉलर पार्ट जो होगा उसे मोनोमर कहेंगे। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर किसके बने होते हैं? छोटे यूनिट्स को, जिन्हें हम कहेंगे मोनोमर्स कहेंगे। छोटे यूनिट्स को हम कहेंगे मोनोमर्स कहेंगे। पॉलीमर्स आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स। जब पॉलीमर ब्रेक होंगे तो मोनोमर्स में ब्रेक होंगे, मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे अगर एक ट्रेन का एग्जाम्पल लिया जाए, तो उसके अंदर काफी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, काफी सारे कंपार्टमेंट होते हैं। हमारे बुक के अंदर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इन कंपार्टमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, तो जाहिर है ये जो है बड़ी ट्रेन बन जाएगी। और ये बड़ी ट्रेन बन जाएगी, इनको जोड़ते जाएं तो कंपार्टमेंट जो है इसमें ज्यादा बनते जाएंगे। तो ये इसी तरह से जो है पॉलीमर बनता है। अगर इसको अलग अलग करना होता है, तोड़ना होता है, तो इसको ब्रेक करना होता है। ब्रेक करेंगे तो ये सब एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। तो लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म लिविंग थिंग्स के अंदर ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बनने का अमल होता है जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसके अंदर बिल्डिंग अप प्रोसेस होते हैं। दूसरे प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म के अंदर टूटने का अमल होता है, ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है। ब्रेकिंग डाउन, टूटने का अमल, ब्रेकिंग डाउन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज कॉल्ड केटाबॉलिज्म। तो इसी तरह से मोनोमर्स आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर जब टूटेंगे तो यकीनन मोनोमर्स में टूटेंगे। तो इसी तरह से लिविंग थिंग्स के अंदर भी दो ऐसे प्रोसेस हैं जो होते रहते हैं, जो हमारी हेडिंग बुक के अंदर शामिल है। एक प्रोसेस है जिसे कहेंगे कंडेंसेशन, और दूसरा प्रोसेस है उसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन यानी ये एक बिल्डिंग अप प्रोसेस है। कंडेंसेशन इज बिल्डिंग अप प्रोसेस, जोड़ने का अमल है, बनने का अमल है। आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहेंगे। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो लफ्जों को अगर हम थोड़े ब्रेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो लफ्ज का मतलब होता है वाटर, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंथेसिस, फॉर्मेशन किसकी? बॉन्ड की। तो ये कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स आपस में मिलके पॉलीमर बनाएंगे। मोनोमर्स आपस में मिलके पॉलीमर बनाएंगे। और इस बनने के अमल के दौरान क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगी। रिमूवल किस चीज की होगी? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी। जब भी बॉन्ड बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये अमल जो होगा एक प्रॉपर एंजाइम की मदद से होगा। प्रॉपर एंजाइम भी जरूरी है। मोनोमर आपस में मिलते जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। और इसमें इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एक्सपेंडिचर भी चाहिए, एनर्जी जरूरत होगी, एनर्जी एक्सपेंस भी होगा। किस तरह से ये फिनोमेना हो सकता है, इसके लिए हम छोटी यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन के लिए ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है, इसका हम नाम देते हैं मोनोमर नंबर 1, ये मोनोमर नंबर 2 है, और ये मोनोमर नंबर 3 है। इस तरह से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मोनोमर्स, जैसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये सब मोनोमर है। तो जो भी जैसे मोनोमर होते हैं उनके एक एंड पे H और दूसरे एंड पे OH आयंस होते हैं। H and OH आयंस। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनका केमिकल रिएक्शन होता है वो फंक्शनल ग्रुप्स के जरिए होता है। ऐसे जिस तरह से ट्रेन के डब्बों को जब हम जोड़ते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनके जो व्हील होते हैं उनको आपस में लिंक करेंगे। उनको जोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होती है, उसी पॉइंट पे उनको जोड़ा जाता है।
तो केमिकल रिएक्शन भी एक स्पेसिफिक एंड पे होते हैं। जैसे अब देखिए आप होपफुली समझ जाएंगे कि H एंड OH आयंस, H एंड OH आयन आपस में मिलके ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इधर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। H एंड OH आयन आपस में मिलके एक एंड पे H और दूसरे एंड पे OH है, H एंड OH आयन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होगा। रिमूव होगा तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, बॉन्ड बनने के बाद ये होगा कि अब जितने जो मोनोमर थे आपस में लिंक हो जाएंगे। मोनोमर नंबर 1, मोनोमर नंबर 2, मोनोमर नंबर 3, ये सब जो आपस में लिंक हो जाए और ऐसे लिंक होते जाएंगे और अल्टीमेटली एक पॉलीमर बनेगा। अल्टीमेटली एक पॉलीमर बनेगा। इधर जैसे H है और OH है, तो ये पॉलीमर बनने का अमल हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो इस अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। दूसरा प्रोसेस इसके बिल्कुल अपोजिट है, जिसे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के जैसे ना नेक्स्ट कल हम हाइड्रोलाइसिस